एक आदमी पूरे 7 साल से अंधा था। एक दिन वो अपनी बेटी के साथ खेल रहा था, तभी गलती से उसने उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। तेज दर्द का एक झटका लगते ही उसकी आंखों की रोशनी अचानक वापस आ गई, लेकिन खुश होने से पहले ही उसकी नजर दीवार पर लगी फैमिली फोटो पर पड़ी। उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को गले लगाया हुआ था और वो अपनी मरी हुई बहन के पति के बिल्कुल बगल में खड़ी थी। उस आदमी की आंखें और भौहें बेटी से लगभग हूबहू मिलती थी। आवाज सुनते ही उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई। सबसे पहले उसने लड़की को गोद में उठाया और घबराकर पूछा, मियां, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आदमी ने भौहें सिकोड़ ली। वो उलझन में पड़ गया। क्या मियां सच में मेरी सगी बेटी है? उसे तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं लगता। उसकी पत्नी का चेहरा तुरंत बदल गया और वो झल्लाकर बोली, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वो आदमी उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी पीठ देखकर ही लग रहा था कि वो अपराध बोध से भरी हुई है। फिर उसने मुड़कर एक नंबर मिलाया। पापा, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं और मेरी याददाश्त भी वापस आ गई है। मैं चाहता हूं कि लेन ग्रुप एक हफ्ते के अंदर बर्बाद हो जाए। 7 साल पहले उस आदमी का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि वो अनाथ है, उसके माँ बाप कोई नहीं है। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा था, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगी। शादी के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करती थी और साथ ही डेजिग्नेटेड ड्राइवर भी बनी, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी आंखों के इलाज के लिए पैसे जोड़ सके। वो हर रोज उसके लिए जड़ी बूटी की दवा बनाती और कहती कि ये उसके गांव का पुराना नुस्खा है। जब वो दवा की कड़वाहट की शिकायत करता तो वो उसे चीनी खिलाकर प्यार से कहती, बस थोड़ा और सह लो, थोड़ी और दवा पी लोगे तो फिर से देख पाओगे। वो उसका इतना ख्याल रखती थी। अपने हाथों से खाना खिलाती, रात को उसे अच्छे से सुलाती। सब लोग कहते थे कि वो बहुत अच्छी औरत है और एथन भी यही मानता था। उसे लगता था कि उसने ऐसी पत्नी से शादी की है जिस पर वो पूरी तरह भरोसा कर सकता है। लेकिन आज उसे पता चला कि सोफिया तो सी हेवन सिटी की सबसे मशहूर और कामयाब बिजनेस वुमन में से एक बन चुकी है और वो इतने सालों तक बेवकूफों की तरह यही मानता रहा कि वो उसके इलाज के लिए रोज 3-3 नौकरियां करती है। वो अभी यही सब समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास खड़ा विधुर आदमी चिंता से बोला, एथन, सोफिया ने बताया तुम सीढ़ियों से गिर गए थे, तुम ठीक हो? एथन ने उसकी तरफ देखा। 7 साल में पहली बार उसने उस आदमी को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक वफादार पति और प्यार करने वाले पिता की छवि थी। ऐसा आदमी जिस पर किसी को भी तरस आ जाए। एथन ने वैसे ही व्यवहार किया जैसा वो अंधा होने के दौरान करता था। उसकी आंखें खाली सी हो गई और वो बोला, मैं ठीक हूँ जेसन। ईवा को गुजरे 7 साल हो गए। क्या तुमने दोबारा शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा? जेसन की मुस्कान वही थम गई। उसका खूबसूरत चेहरा हल्का सा उतर गया। मेरा दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तुम खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए मैं तुम तीनों का ख्याल रखने के लिए यही हूँ। जैसे ही उसने ये बात खत्म की, सोफिया की झुंझलाहट भरी आवाज आई, एथन, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें जेसन के यहाँ रहने से परेशानी है? वो एक अंधे आदमी के लिए इतने सालों से बिना शिकायत खाना बनाता है, पानी भरकर लाता है, फिर भी तुम खुश नहीं हो? 7 साल की शादी में सोफिया ने कभी एथन से इतनी सख्त आवाज में बात नहीं की थी। एथन कोई बेवकूफ नहीं था। उसे साफ सुनाई दे रहा था कि वो जेसन का पक्ष ले रही है। एक पल के लिए वो बिल्कुल चुप हो गया। सोफिया ने हल्की सी सांस ली और नरम आवाज में बोली, एथन, जेसन हर दिन इतनी मेहनत करता है, उसका दिल मत दुखाओ। अगर एथन उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही बेचैनी और झुंझलाहट न देख पाता तो शायद वो उसकी बात पर सच में यकीन कर लेता। उसने बस अपने होंठ भींच लिए, लेकिन उसकी सच्चाई सबके सामने नहीं लाई। सोफिया के काम पर जाने के बाद जेसन मिया को शॉपिंग कराने ले जाने की तैयारी करने लगा। उनकी बेटी अब 6 साल की हो चुकी थी। एथन के अंधा होने के बाद सोफिया उसे घर लाई थी और कहा था कि वो उनकी बेटी है, लेकिन मिया कभी भी एथन के करीब नहीं आई। वो उसे छूने तक नहीं देती थी। पहले एथन को इससे बहुत दुख होता था। उसे लगता था कि शायद वह अपने अंधे पिता से शर्माती है, लेकिन अब उसने देखा कि मिया का चेहरा जेसन से इतना मिलता है और उसकी आंखों में एथन के लिए सिर्फ नफरत है। तभी एथन को पड़ोसी की कही हुई बात याद आई। उसने एक दिन हिचकिचाते हुए कहा था, तुम्हें अपनी पत्नी सोफिया पर नजर रखनी चाहिए। उन दोनों को जाते हुए देखकर एथन ने तुरंत अपने पिता के भरोसेमंद सहायक सेक्रेटरी चैन को फोन किया। मिया के बाल का एक रेशा लेकर उस प्राइवेट अस्पताल में DNA टेस्ट करवाओ जिसमें मेरा निवेश है।
रिपोर्ट मिलते ही मुझे बताना, और सोफिया के बारे में भी सब कुछ पता करो। खास तौर पर 6 साल पहले के गोद लेने वाले रिकॉर्ड्स, जब कथित तौर पर हमने मिया को गोद लिया था। क्योंकि वो अस्पताल उसी का था, इसलिए रिपोर्ट बहुत जल्दी आ गई। 2 घंटे बाद सेक्रेटरी चेन ने उसे इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट भेजी। डीएनए रिपोर्ट के अनुसार एथन के मिया का जैविक पिता होने की संभावना सिर्फ 0.01% थी। हालांकि उसने खुद को पहले ही तैयार कर लिया था, फिर भी ये देखकर उसका सिर घूम गया। याददाश्त खोने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए उसके पास सोफिया पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, जिसने खुद को उसकी मंगेतर बताया था। एथन हमेशा से एक खुशहाल परिवार की गर्माहट चाहता था, लेकिन हकीकत ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया। जिस खुशी को वो अपना समझता था, वो सिर्फ एक भ्रम थी। ये बिल्कुल उस पुरानी लोक कथा जैसा था, जिसमें एक आदमी स्वर्ग की परी के पंख छिपा देता है, उसे धरती पर कैद कर देता है और मजबूर करता है कि वो उसके बच्चे पैदा करे। ठीक उसी तरह सोफिया ने एथन की याददाश्त खोने का फायदा उठाया। उसने उसे धोखा देकर उसकी जिंदगी के 7 साल छीन लिए और उसे उसके अपने खून से भी अलग कर दिया। आखिर वो बच्चा कहाँ था, जिसका एथन इतने सालों से इंतजार कर रहा था? इसी बीच उसके पिता के सेक्रेटरी ने एथन को एक और एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजा। गोद लेने के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस समय सोफिया जो बच्ची घर लेकर आई थी, वो बिल्कुल स्वस्थ और बहुत प्यारी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस नवजात बच्ची की एक भी फोटो कहीं नहीं मिली। इससे भी अजीब बात यह थी कि जिस डॉक्टर ने उस समय एथन के गोद लेने वाले कागजात तैयार किए थे, वो 2 साल पहले अचानक विदेश जाकर बस गया था। हर सुराग एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा था। रात के खाने के समय जेसन ने प्यार से मिया के बालों पर हाथ फेरा और कहा, आज मैं मिया को उस इंटरनेशनल प्री स्कूल में लेकर गया था। वहां का माहौल बहुत अच्छा है, बस फीस थोड़ी ज्यादा है। सोफिया ने गहरी नजरों से जेसन को देखा। पैसों की चिंता मत करो, तुम्हें जो सही लगेगा वही होगा। जेसन ने अपना वाइन का गिलास उठाया, एक घूंट लिया, फिर सोफिया की तरफ झुका। अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। मिया ये सब देखकर खुशी से मुस्कुराई और एथन की तरफ जीभ निकालकर उसे चिढ़ाने लगी। एथन ने घिन और गुस्से की उस लहर को रोकने के लिए अपनी जांग में अपने नाखून गड़ा दिए। उनकी नजरों में एथन सिर्फ एक बेवकूफ था, एक ऐसा अंधा आदमी जिसे ये तक पता नहीं चलता कि उसकी पत्नी उसी के सामने एक विधुर के साथ इश्क लड़ाती है। वे इतने बेखौफ हो चुके थे कि अब कुछ छिपाने की भी जरूरत महसूस नहीं करते थे। कुछ देर तक प्यार जताने के बाद जेसन मिया को सुलाने चला गया। तभी जाकर सोफिया को एथन का ख्याल आया। एथन, तुम्हें नींद आ रही है? आओ, मैं तुम्हें बिस्तर तक ले चलती हूँ। उसकी आवाज पहले की तरह नरम और प्यार भरी थी, मानो कुछ देर पहले जो सब हुआ वो हुआ ही न हो। दोनों बिस्तर पर लेट गए, लेकिन हमेशा की तरह सोफिया ने अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली। पिछले 7 सालों से उनकी शादी बिल्कुल ऐसी ही थी, एक ही बिस्तर, लेकिन 2 बिल्कुल अलग जिंदगियां। एथन चुपचाप इंतजार करता रहा। धीरे धीरे सोफिया की सांसें सामान्य और गहरी हो गई। तभी एथन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। बहुत सावधानी से उसने सोफिया का फोन उठाया। फोन का पासकोड 4 अंकों का था। एथन ने जेसन की जन्म तिथि डाली। स्क्रीन तुरंत खुल गई। वॉलपेपर पर नीले समंदर और खुले आसमान के सामने सोफिया और जेसन की एक साथ मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी। जेसन के चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान थी और सोफिया की आंखों में उसके लिए इतना प्यार था कि वह तस्वीर से भी साफ दिखाई दे रहा था। फोन पकड़ते हुए एथन के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसने मैसेजिंग ऐप खोला। सबसे ऊपर सिर्फ एक ही पिन चैट थी। उसका नाम भी नहीं था, सिर्फ एक का निशान। उसने चैट खोली। आज रात लड़की सो गई, कितना मजा आया। तुम्हारे पति को अब तक कुछ भी पता नहीं चला। एक अंधा आदमी आखिर देख भी क्या सकता है? उसे समय पर दवा देती रहना। डॉक्टर ने कहा है जितने लंबे समय तक वो दवा लेगा, उसका दिमाग उतना ही धुंधला होता जाएगा। एथन ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने लगा। चैट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज उसने मुझसे फिर पूछा कि मैं दोबारा शादी क्यों नहीं करता। तुम्हें शुरुआत में ही गाड़ी चढ़ाकर उसे मार देना चाहिए था। बस थोड़ा और इंतजार करो। मैंने उसके नाम जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो अभी मैच्योर नहीं हुई है। वैसे भी वो सिर्फ एक अंधा आदमी है, उसका अपना कोई परिवार भी नहीं है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो सबको आसानी से हादसा कहकर समझा देंगे। ये पढ़ते ही एथन की सांसें अटक गई। सालों पहले जिस कार एक्सीडेंट ने उसकी आंखों की रोशनी और याददाश्त छीन ली थी,
उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद सोफिया थी। उसकी असली बेटी कहाँ है, उसे आज तक कुछ पता नहीं। जिस बच्ची को उसने 7 साल तक अपनी जान से भी ज्यादा चाहा, वो उसकी बेटी थी ही नहीं, वो उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की बेटी थी। और दोनों अब भी मिलकर उसकी मौत को एक हादसे का रूप देने की साजिश रच रहे थे। शुरू से आखिर तक एथन सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया था, एक ऐसा मजाक जिसकी कीमत उसी की जिंदगी थी। ठंडी और जहरीली नफरत सांप की तरह उसके दिल के चारों ओर लिपट गई। कांपते हाथों से एथन ने सारे मैसेज और तस्वीरें अपने फोन में फॉरवर्ड कर ली, फिर बहुत सावधानी से ट्रांसफर का हर निशान मिटा दिया। उसने फोन वापस ठीक उसी जगह रख दिया और फिर चुपचाप लेट गया। सुबह होने तक एथन ने एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं की। भोर होते ही उसने अपने सेक्रेटरी को मैसेज भेजा, मुझे एक और आदमी की जानकारी चाहिए। जेसन के अस्पताल जाने के सारे रिकॉर्ड्स निकालो। पूरी रात जागने की वजह से एथन के सिर में तेज दर्द हो रहा था। इस वक्त घर में एथन के अलावा कोई नहीं था। एथन ने सेक्रेटरी चेन से कहा कि उसे लेन ग्रुप की बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले चले। लिफ्ट का दरवाजा खुला। मोटे कालीन से ढके लंबे गलियारे के आखिर में एक दरवाजा था जिस पर लिखा था सीईओ ऑफिस। बाकी सभी सेक्रेटरी के ऑफिस नीचे की मंजिलों पर थे। लगता था सोफिया को कोई परेशान करे। ये बिल्कुल पसंद नहीं था। दरवाजे की हल्की सी खुली दरार से एथन ने अंदर झांका। महंगे कालीन पर कपड़े बेतरतीब पड़े हुए थे। जेसन और सोफिया एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। जेसन धीमी आवाज में बोला, सोफिया, मैं कभी तुम्हारा असली पति नहीं बन सकता। हर रोज एथन को देखकर मेरा दिल टूट जाता है और ऊपर से मुझे उसके साथ अच्छा बनने का नाटक भी करना पड़ता है। सोफिया की आवाज चाहत से भरी हुई थी। जेसन, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। क्या इस तरह छिप छिप कर मिलना और भी ज्यादा रोमांचक नहीं लगता? इतना कहते ही उसने फिर से जेसन को चूम लिया। ये सब देखकर एथन स्तब्ध रह गया। वापस लौटते समय सेक्रेटरी चेन ने उसे 3 फाइलें दी। सर, हमारे हैकर ने आपकी मांगी हुई सारी जानकारी निकाल ली है। पहली रिपोर्ट में लिखा था कि 7 साल पहले लेन परिवार का बिजनेस दिवालिया होने की कगार पर था। लेकिन एथन के एक्सीडेंट के बाद जब वो अंधा होकर अस्पताल में भर्ती था, अचानक सोफिया के निजी खाते में विदेश से 200 मिलियन की भारी रकम ट्रांसफर हुई थी। रकम का स्रोत एक विदेशी नीलामी थी। जिस चीज की नीलामी हुई थी वो थी हान राजवंश का ड्रैगन और फिनिक्स की नक्काशी वाला जेड का लॉकेट। तस्वीर देखते ही एथन का चेहरा सख्त हो गया। वो लॉकेट उसके पिता का दिया हुआ था। बचपन से वो उसे हमेशा अपने सीने के पास पहनता आया था। 7 साल पहले जब एक्सीडेंट के बाद उसे होश आया था, सोफिया ने उसे बहलाकर वो लॉकेट अपने पास सुरक्षित रखने के बहाने ले लिया था। फिर उसने चुपके से उसे 200 मिलियन में बेच दिया और उसी पैसे से अपनी डूबती हुई कंपनी को बचा लिया। दूसरी फाइल जेसन की थी। जेसन और सोफिया एक दूसरे का पहला प्यार थे, लेकिन एक छोटी सी लड़ाई के बाद दोनों ने जिद में आकर रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद जेसन ने सोफिया की बड़ी बहन ईवा का प्यार स्वीकार कर लिया और बहुत जल्दी उससे शादी भी कर ली। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि जेसन और सोफिया फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। उधर एक दिन ईवा अपने माता पिता को लेकर पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। अचानक उसकी कार का नियंत्रण बिगड़ गया और कार गहरी खाई में गिर गई। कार में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद जेसन ने दोबारा शादी करने से हमेशा इनकार किया। वो कहता था कि ये उसकी मरी हुई पत्नी के प्रति वफादारी है। आखिरी फाइल में 2 जन्म प्रमाण पत्र थे, एक जेसन की बेटी का और दूसरा एथन के बच्चे का। दोनों बच्चों का जन्म एक ही अस्पताल में हुआ था, लेकिन उनके जन्म के बीच पूरे 1 साल का अंतर था। किसी समय जेसन ने एक बच्ची को अनाथालय के गेट पर छोड़ दिया था। एथन ने गहरी सांस ली। उसके गले में उठ रहे गुस्से का कड़वा स्वाद वो बड़ी मुश्किल से दबा पाया। सोफिया ने उसके पिता की निशानी बेच दी, उसकी जिंदगी के 7 साल छीन लिए और जेसन ने अपनी ही बेटी को अनाथालय के बाहर छोड़ दिया। अब दोनों मिलकर एथन की जान लेने की साजिश भी रच रहे थे। अब समय आ गया था कि उनकी सारी खुशियां खत्म हो जाएं। उसी वक्त उसके पिता का फोन आया। एथन, हमने लेन ग्रुप के पिछले 7 सालों की टैक्स चोरी के सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। तुम कब कार्रवाई करना चाहते हो? एथन कुछ पल चुप रहा, फिर ठंडी आवाज में बोला, अभी। सोफिया शायद कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस अंधे पति को उसने इतने सालों तक बेवकूफ बनाया, अपमानित किया और अपने इशारों पर नचाया, वो और कोई नहीं
बल्कि सी हेवन सिटी के सबसे अमीर आदमी रिचर्ड हेल का इकलौता बेटा था। उसे बर्बाद करना उसके लिए चींटी को कुचलने जितना आसान था। एथन ने तुरंत उस अनाथालय का पता लगवाया जहां उस छोड़ी गई बच्ची को लाया गया था। सेक्रेटरी चेन खुद वहां गया, लेकिन जो खबर वह लेकर लौटा उसने एथन को पूरी तरह तोड़ दिया। सर, 6 साल पहले सर्दियों में सचमुच एक बच्ची अनाथालय के गेट पर छोड़ी गई थी। उसके साथ एक चिट्ठी भी लगी हुई थी। लेकिन जब वो 3 साल की हुई तब दूसरे प्रांत के एक दंपति ने उसे गोद ले लिया। उसके बाद उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। एथन बेचैनी से बोला, क्या उस दंपति का पता लगाया जा सकता है? सेक्रेटरी चेन ने सिर हिलाया। उस समय अनाथालय के रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखे जाते थे। गोद लेने वाले दंपति की जो जानकारी फाइल में है वो भी अधूरी है। उन्होंने जो पहचान पत्र का पता दिया था वो नकली निकला और फोन नंबर भी बहुत पहले बंद हो चुका है। हम हर छोटे से छोटे सुराग की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो दंपति जैसे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। एथन की सगी बेटी, जो जन्म से ही कमजोर थी, उसे कड़ाके की सर्दी में अनाथालय के गेट पर छोड़ दिया गया था। फिर 3 साल बाद किसी ने उसे गोद ले लिया और उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गई। आज तक किसी को नहीं पता वो जिंदा है या नहीं और कैसी जिंदगी जी रही है। ये सोचकर एथन के दिल में नफरत और भी गहरी होती चली गई। उन्होंने उसे उसकी अपनी औलाद से अलग कर दिया और उसकी बेटी की जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। एथन ने मन ही मन कसम खाई कि इन दोनों नीच साजिश करने वालों से वो हर दर्द का हिसाब लेगा, 1000 गुना ज्यादा दर्द देकर। कुछ दिनों बाद सोफिया ने एथन से कहा कि उसे थोड़ा घूमने फिरने चलना चाहिए ताकि उसका मन हल्का हो जाए। उसने शहर के बाहर बने एक नए रिसोर्ट चलने का सुझाव दिया। जेसन भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, ये अच्छा रहेगा। लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए उम्मीद और चालाकी की झलक साफ दिखाई दी। एथन समझ गया था कि अब वे लोग और इंतजार नहीं कर सकते। उसके पिता के दबाव की वजह से हाल ही में लेन ग्रुप के कई बड़े प्रोजेक्ट हाथ से निकल चुके थे। कंपनी को बचाए रखने के लिए सोफिया को पैसों की सख्त जरूरत थी और एथन की इंश्योरेंस की रकम उसे कुछ और समय दिला सकती थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जेसन को एथन पर पहले ही शक हो चुका था। यात्रा से 2 दिन पहले एथन घर लौटा। उसके कपड़ों से हल्की सी गार्डेनिया के फूलों की खुशबू आ रही थी। जेसन उसे पानी का गिलास देते हुए अचानक उसके बिल्कुल करीब आया और उसके कपड़ों की खुशबू सूंघने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजर काफी देर तक एथन पर टिकी रही। अगले 2 दिनों तक जेसन का व्यवहार अचानक बदल गया। वो हर समय एथन के आसपास ही रहता, कभी उसके लिए चाय लाता, कभी पानी, और एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। एथन समझ गया था कि उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए उसने अपना अभिनय और भी सावधानी से जारी रखा। चलते समय दीवार टटोलता, पानी डालते हुए जानबूझकर गिरा देता, यहाँ तक कि एक बार जेसन के सामने गिरने का नाटक भी किया। तब जाकर जेसन का शक कुछ कम हुआ। लेकिन जिस सुबह उन्हें निकलना था, एथन ने रसोई से जेसन की धीमी आवाज सुनी। दरवाजे की दरार से उसकी बात साफ सुनाई दे रही थी, दवा की मात्रा 3 गुना कर दो। ध्यान रहे 2 घंटे के अंदर वो पूरी तरह बेहोश हो जाए। फोन रखते ही जेसन ताजे जूस का एक गिलास लेकर बाहर आया। वो मुस्कुराते हुए बोला, एथन, ये जूस पी लो, अभी अभी मैंने खुद निकाला है। तुम्हारी पसंद के हिसाब से इसमें थोड़ा शहद भी मिलाया है। एथन ने गिलास ले लिया। धन्यवाद। जैसे ही जेसन वहां से मुड़ा, एथन के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। जब जेसन काफी दूर चला गया तो उसने पूरा जूस चुपचाप सिंक में उड़ेल दिया। घूमने वाले दिन मिया खुशी से इधर उधर दौड़ रही थी। जेसन हर समय उसके साथ था। वहीं दूसरी तरफ सोफिया कुछ परेशान सी लग रही थी। कंपनी से उसे बार बार जरूरी फोन आ रहे थे। हर कॉल के बाद उसका चेहरा और भी गंभीर होता जा रहा था। दोपहर में वे सभी रिसोर्ट के झील किनारे बने एक रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठे। हमेशा की तरह चिंता जताते हुए जेसन ने फिर एथन के लिए जूस का गिलास भर दिया। एथन, ये ताजा जूस पी लो। एथन ने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ घूंट पी लिए हों, लेकिन हर घूंट वो चुपके से अपनी बाह में छिपे रुमाल में थूकता गया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखों को धुंधला और बेजान दिखाया। फिर कमजोर आवाज में बोला, सोफिया, मुझे चक्कर आ रहे हैं, लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। जेसन तुरंत आगे बढ़ा और उसे सहारा देते हुए बोला, एथन, क्या तुम थक गए हो? आओ, मैं तुम्हें गेस्ट रूम में ले चलता हूं, वहां आराम कर लेना। सोफिया ने भी धीरे से कहा, जेसन, तुम इनके साथ जाओ, मैं मिया का ध्यान रखती हूं।
जेसन एथन को रेस्टोरेंट के पीछे बनी कृत्रिम झील की तरफ ले गया। वहां का नजारा बहुत खूबसूरत था और उस समय वहां लगभग कोई नहीं था। जेसन के होठों पर संतुष्टि भरी हल्की मुस्कान आ गई। वो एथन को धीरे धीरे झील की रेलिंग के पास ले गया। फिर बोला, एथन, इस झील का नजारा कितना खूबसूरत है। अफसोस तुम इसे देख नहीं सकते। उसका हाथ धीरे धीरे कसने लगा। वो एथन को रेलिंग के पार धक्का देने ही वाला था कि तभी एक नौजवान हाथ में सेल्फी स्टिक लिए दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वो जोश में चिल्लाया, दोस्तों जरा ये नजारा देखो, कमाल है, जल्दी लाइक मारो। उत्साह में उसे सामने का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा और वो सीधे जेसन से टकरा गया। अरे! जेसन लड़खड़ा गया और खुद ही लगभग रेलिंग के बाहर गिरते गिरते बचा। घबराकर वो लड़का तुरंत बोला, सॉरी, मैंने देखा ही नहीं कि यहाँ कोई खड़ा है। आप ठीक है? फिर वो जल्दी से एथन की तरफ बढ़ा और उसे संभालते हुए बोला, आइए मैं आपको पकड़ लेता हूं। जेसन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी पूरी योजना एक झटके में बर्बाद हो गई थी, लेकिन वो वहां हंगामा भी नहीं कर सकता था। उसने किसी तरह अपना गुस्सा दबाया और जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, मेरे दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसे आराम करने के लिए ले जा रहा हूं। लेकिन वो जोशीला लड़का बिना कुछ सोचे एथन का दूसरा हाथ पकड़ चुका था। वो बोला, कोई बात नहीं, मैं भी मदद कर देता हूं। और वो एथन को अपने साथ आगे ले गया। जेसन बस खड़ा रह गया। उसकी पूरी योजना उसकी आंखों के सामने पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसने गुस्से से उस लड़के को घूरा, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। गेस्ट रूम पहुंचने के बाद जेसन काफी देर तक एथन को घूरता रहा, फिर दांत पीसते हुए गुस्से में वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद सोफिया वहां पहुंची। उसने भौहें सिकोड़ कर पूछा, क्या हुआ जेसन? जेसन बड़ी मुश्किल से अपनी झुंझलाहट छिपा पा रहा था। पता नहीं कहां से कोई आ गया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी सोफिया कुछ कहने ही वाली थी कि उसके असिस्टेंट का घबराया हुआ फोन आ गया। मिस लेन, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। टैक्स विभाग और बिजनेस रेगुलेटरी टीम अचानक इंस्पेक्शन के लिए आ गई है और अभी अभी बैंक का भी फोन आया था। उन्होंने कहा है कि हमारे लोन की समय से पहले समीक्षा की जाएगी। ये सुनते ही सोफिया के चेहरे का रंग उड़ गया। पास खड़े जेसन का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। एथन ने अपना सिर झुका लिया ताकि उसके होठों पर उभरती तिरस्कार भरी मुस्कान किसी को दिखाई न दे। ये तो बस शुरुआत थी। फोन करते ही सोफिया के प्राइवेट ईमेल पर एक नोटिफिकेशन आया। चिढ़ते हुए उसने मेल खोला, लेकिन अंदर की चीज देखते ही उसका हाथ कांप गया और फोन लगभग उसके हाथ से छूट गया। ईमेल में कई तस्वीरें थी। उन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो और जेसन सीईओ ऑफिस में एक दूसरे की बाहों में थे। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, खेल शुरू हो चुका है, तोहफा कैसा लगा? ये पढ़ते ही सोफिया की पीठ पर ठंडा पसीना छूट गया। वो तुरंत जेसन को खींचकर टेरेस पर ले गई। धीमी आवाज में उसने पूछा, क्या तुमने किसी से दुश्मनी मोल ली है? सोफिया की बात सुनकर जेसन एक पल के लिए सन्न रह गया। वो झुककर तस्वीरें देखने लगा। उसे देखते ही उसका चेहरा भी सफेद पड़ गया। तुम क्या कह रही हो? ये किसने किया? सोफिया की आंखें गुस्से से जल उठीं। पहले कंपनी पर मुसीबत टूट पड़ी और अब ये तस्वीरें सामने आ गई। कहीं ये सब तुम्हारे उन जुआरी रिश्तेदारों की वजह से तो नहीं है? जेसन तुरंत भड़क उठा। सोफिया, मुझ पर इस तरह इल्जाम लगाने की हिम्मत मत करना। मेरे हिसाब से दुश्मन तो तुमने ज्यादा बनाए हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। एक बार अगर शक का बीज मन में पड़ जाए तो वो बहुत जल्दी जड़ पकड़ लेता है। दोनों को एक दूसरे पर दोष मढ़ते हुए देखकर एथन के मन में उनके लिए सिर्फ घृणा थी। अगर उसकी याददाश्त कभी नहीं गई होती तो क्या वो कभी सोफिया जैसी औरत से प्यार कर सकता था? सोफिया ने उसी वक्त यात्रा बीच में ही खत्म करने का फैसला कर लिया। अगले कुछ दिनों तक घर में एथन अपने कमरे में ही रहा। उसने कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे आराम चाहिए। सोफिया पूरी तरह कंपनी की बढ़ती मुश्किलों में उलझी हुई थी, जबकि जेसन अपना सारा समय मिया के साथ बिताता था। दोनों के पास एथन की तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं बचा। उधर एथन के पिता ने जिस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को डार्क वेब के जरिए लगाया था, आखिरकार उसने एथन की असली बेटी का पता लगा लिया, जिस दंपति ने उसे गोद लिया था। वे दोनों अपराधी निकले। वे छोटी सी बच्ची को धमकाते थे, उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे और इतनी बेमी से मारते थे कि उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान पड़ गए थे। खुशकिस्मती से उसे गोद लेने के कुछ ही समय बाद पुलिस ने उस दंपति को गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद उस बच्ची को ग्रेस वेलफेयर होम भेज दिया गया। एथन ने सेक्रेटरी चेन से कहा कि वो हेल ग्रुप की चैरिटेबल फाउंडेशन के नाम पर उस अनाथालय का दौरा तय करें। अनाथालय पुराना था, सुविधाएं भी बहुत साधारण थी, लेकिन जगह साफ सुथरी थी। वहां की संचालिका, एक दयालु बुजुर्ग महिला, ने मुस्कुराते हुए एथन का स्वागत किया और उसे पूरा अनाथालय दिखाने लगी। आंगन में कई बच्चे खेल रहे थे, लेकिन किसी अनजान आदमी को देखकर वे घबराकर उससे दूर दूर रहने लगे। एथन की नजर बेचैनी से हर छोटी लड़की के चेहरे पर घूम रही थी। वो हर चेहरे में अपनेपन की कोई झलक ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। ठीक तभी जब उसके दिल की उम्मीद टूटने लगी, संचालिका ने कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक छोटी सी बच्ची चुपचाप बैठी लकड़ी के ब्लॉक्स जोड़ रही थी। इसका नाम लूसी है। इसे यहाँ आए लगभग 3 साल हो चुके हैं। ये ज्यादा बात नहीं करती। वो बच्ची बेहद दुबली और कमजोर थी। उसके कपड़े उसके शरीर पर ढीले लटक रहे थे। उसकी पीठ एथन की तरफ थी और आसपास हो रही किसी भी हलचल से उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एथन की सांसें एक पल के लिए थम गई। उसका सीना अचानक कस गया, मानो उस बच्ची ने उसकी नजर को महसूस कर लिया हो। वो धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें लगभग एथन जैसी ही थी, लेकिन उन बेजान आंखों में थकान और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अनाथालय की संचालिका ने प्यार से कहा, लूसी आओ, इस अंकल को हेलो बोलो। बच्ची कुछ पल हिचकिचाई, फिर धीरे धीरे चलकर उनके पास आ गई। उसकी बाजू की आस्तीन थोड़ी छोटी थी, जिससे उसकी पतली सी दाहिनी कलाई दिखाई देने लगी। कलाई के अंदर की तरफ गहरे लाल रंग का एक छोटा सा जंग का निशान था। एथन को अपने पिता की कही हुई बात याद आ गई। हमारे परिवार में ये निशान पीढ़ियां छोड़ कर आता है। एक पल में उसके दिमाग में जैसे खून दौड़ गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी नजर उस निशान से हटाई। एथन की लगातार निगाहों से लूसी डर गई। वो हल्का सा पीछे हट गई। तभी एथन को होश आया। उसने गहरी सांस ली। मैं इसे डरा नहीं सकता और अभी इसे अपनी असली पहचान भी नहीं बता सकता। ये जगह सुरक्षित नहीं है, संचालिका ने हल्की सी आह भरते हुए कहा। ये बहुत शांत बच्ची है। लूसी ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। जब ये हमारे पास आई थी तभी से इसकी तबीयत कमजोर रहती है। इसमें ऑटिज्म के भी कुछ हल्के लक्षण हैं। ये दूसरे बच्चों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं है, लेकिन बहुत समझदार है। कभी कोई परेशानी नहीं करती। एथन ने उसकी सेहत के बारे में कुछ और साधारण सवाल पूछे, फिर जल्दी से वहां से लौट आया ताकि सोफिया के घर पहुंचने से पहले वो भी घर पहुंच जाए। कार में बैठते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अपनी बेटी को ढूंढ लेना, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब वो उन दोनों को असली मायने में बर्बादी का स्वाद चखाने वाला था। एथन ने तुरंत एक निजी डॉक्टर से लूसी की पूरी मेडिकल जांच करवाई। जब उसने रिपोर्ट देखी तो उसका दिल टूट गया। उसका वजन उसकी उम्र के हिसाब से बहुत कम था। उसकी शारीरिक बढ़त भी सामान्य बच्चों से पीछे थी। वो कुपोषण की शिकार थी। उसके शरीर में कई पुरानी हड्डियां टूट चुकी थी जो अब जुड़ चुकी थी, और उसमें ऑटिज्म के हल्के लक्षण भी थे। रिपोर्ट के साथ उसकी पुरानी चोटों की कई तस्वीरें भी लगी थी। हालांकि घाव भर चुके थे, लेकिन फीके पड़ चुके चोटों के निशान भी देखकर रूह कांप जाती थी। जिस बेटी को उसने पूरे दिल से चाहा था वो मरी नहीं थी, लेकिन वो इतने सालों से नरक जैसी जिंदगी जी रही थी। आखिर उसने ये 6 साल कैसे काटे होंगे? एथन ने अपने होंठ इतनी जोर से दबा लिए कि उनमें से खून निकल आया। वो एक भी सिसकी बाहर नहीं आने देना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे और रिपोर्ट के पन्नों पर टपकते रहे। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रो पड़ा। एथन ने बिना देर किए कदम उठाया। उसने सेक्रेटरी चेन को आदेश दिया कि फाउंडेशन के नाम पर लूसी को ग्रेस वेलफेयर होम से बाहर निकाला जाए और उसे उसकी एक निजी विला में सुरक्षित रखा जाए। उसने सिर्फ लूसी की देखभाल के लिए एक फुल टाइम नैनी रखी। साथ ही विदेश से बच्चों के सबसे अच्छे मनोवैज्ञानिक और ट्रॉमा थेरेपिस्ट भी बुलाए। हर दिन एथन चुपके से सोफिया और जेसन से बचकर अपनी बेटी से मिलने जाता। शुरुआत में लूसी कमरे के एक कोने में सिकुड़कर बैठी रहती। वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। जब सब लोग कमरे से चले जाते तब वो बहुत देर इंतजार करती और फिर जल्दी जल्दी उसके लिए रखा खाना खा लेती। एथन हमेशा थोड़ी दूरी पर चुपचाप बैठा रहता ताकि वो धीरे धीरे उसकी मौजूदगी की आदी हो जाए। वो उसे धीमी आवाज में तस्वीरों वाली किताबें पढ़कर सुनाता। उसकी उम्र की लड़कियों को पसंद आने वाली छोटी छोटी गुड़ियाएं लाकर वही रख देता जहां उसकी नजर आसानी से पड़ सके।
उसकी आंखों में देखकर न जाने कितनी बार एथन का मन हुआ कि दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर ले और कहे, पापा आ गए हैं, पापा को माफ कर दो, पापा को बहुत देर हो गई। लेकिन हर बार उसने खुद को रोक लिया। वो नहीं चाहता था कि लूसी के मन में जो थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करने का एहसास बनना शुरू हुआ है वह भी टूट जाए। तीसरे दिन थेरेपिस्ट ने एथन को अलग से गलियारे में बुलाया। उसकी आवाज धीमी थी और चेहरा गंभीर। मिस्टर हिल, इसकी हालत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर है। ये बोल नहीं सकती। असल में ये बोलने से डरती है। जिस परिवार ने इसे गोद लिया था वहां अगर ये कुछ बोलती थी तो सबका ध्यान इसकी तरफ जाता था और ध्यान जाते ही इसे बुरी तरह पीटा जाता था। इसलिए इसने खुद को सबकी नजरों से गायब रखना सीख लिया। एथन की मुट्ठियां इतनी कस गई कि उसके नाखून हथेलियों में धंस गए। थेरेपिस्ट ने आगे कहा, इसमें खाना छिपाकर रखने की भी बहुत गंभीर आदत है। ये रोटी तकिए के नीचे छिपा देती है और बिस्कुट अपने मोजों के अंदर भरकर रखती है। इससे साफ पता चलता है कि इसे बहुत लंबे समय तक भरपेट खाना नहीं मिला। इसे भरोसा ही नहीं है कि अगला खाना इसे जरूर मिलेगा। इसकी नींद भी बिल्कुल ठीक नहीं है। लगभग हर रात ये डरकर अचानक जाग जाती है और कांपते हुए अपने बिस्तर के कोने में सिकुड़ कर बैठ जाती है। एथन ने धीमी आवाज में पूछा, उसकी हड्डियां कैसे टूटी थी? थेरेपिस्ट कुछ पल चुप रही, फिर बोली, चोटों की जगह और उनके भरने की स्थिति देखकर लगता है कि इसकी बाह और पसलियों की हड्डियां अलग अलग समय पर टूटी थी। सबसे पहली हड्डी तब टूटी थी जब ये लगभग 3 साल की थी, यानी ठीक उसी समय जब इसे पहली बार गोद लिया गया था। 3 साल, वो उम्र जब दूसरे बच्चे अपने माँ बाप की गोद में लाड़ प्यार पा रहे होते हैं, लेकिन उसकी बेटी मार खा रही थी। ये सोचकर एथन ने खुद को संभालने के लिए दीवार को कसकर पकड़ लिया, वरना वो वही गिर पड़ता। उस रात एथन वापस नहीं गया। वो उसी विला के एक गेस्ट रूम में रुक गया। रात के ठीक 2 बजे नैनी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। सर, लूसी फिर से जाग गई है। एथन तुरंत उसके कमरे की ओर भागा। उसने देखा लूसी बिस्तर के एक कोने में सिकुड़कर बैठी थी। उसका पूरा शरीर एक छोटे से गोले की तरह सिमटा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी और होठों का रंग उड़ चुका था। वो बिल्कुल उस छोटे से जानवर जैसी लग रही थी जो शिकारी के सामने घिर गया हो और जिसके पास भागने का कोई रास्ता न बचा हो। एथन धीरे धीरे जाकर बिस्तर के पास बैठ गया। उसने उसे छुआ भी नहीं, बस बहुत धीमी आवाज में कहा, पापा यही हैं, डरो मत। लूसी काफी देर तक उसे देखती रही, फिर अचानक बहुत धीमी और कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे मत मारो। ये 3 शब्द एथन के दिल में सुई की तरह चुभ गए। उसकी आंखें तुरंत आंसुओं से भर गई, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर उन्हें गिरने से रोक लिया। एथन जानता था इस वक्त लूसी को सबसे आखिरी चीज यही देखनी चाहिए कि उसके सामने कोई बड़ा इंसान टूट जाए। उसने कांपती हुई आवाज को संभालते हुए कहा, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। पापा वादा करते हैं अब कभी कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। लूसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर थोड़ा ढीला पड़ने लगा। वो पहले जितनी सिकुड़ी हुई थी अब उतनी नहीं थी। काफी देर बाद उसकी सांसें फिर से सामान्य हो गई। एथन पूरी रात उसके बिस्तर के पास बिना हिले बैठा रहा, जब तक सुबह की धूप पर्दों से अंदर नहीं आ गई। अगले दिन थेरेपिस्ट ने एथन से कहा, कल रात बहुत बड़ी प्रगति हुई है। लूसी ने पहली बार आपकी मौजूदगी में खुद से बात की। इसका मतलब है कि उसका अवचेतन मन आपको स्वीकार करना शुरू कर चुका है। लेकिन इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। अगर आपने अचानक बहुत ज्यादा भावनाएं दिखाई तो हो सकता है वो फिर से अपने खोल में बंद हो जाए। एथन ने चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, जेसन। तुमने मेरी 3 महीने की बेटी को कड़ाके की सर्दी में अनाथालय के गेट पर छोड़ दिया। उसे ऐसे लोगों के हाथों में पहुंचने दिया जिन्होंने उसे पीटा, भूखा रखा और पूरे 6 साल तक उसे नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर किया। मैं तुम्हें जिंदगी भर इसकी कीमत चुकवाऊंगा। कुछ और दिन बीत गए। धीरे धीरे लूसी में छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगे। अब वो खाना तकिए के नीचे छिपाकर नहीं रखती थी, हालांकि वो अभी भी बहुत जल्दी जल्दी खाती थी, मानो उसे डर हो कि कोई उसका खाना छीन लेगा। लेकिन अब कम से कम वो एथन के सामने बैठकर खाना खाने लगी थी। एक दिन एथन उसे तस्वीरों वाली किताब पढ़कर सुना रहा था। कहानी में एक छोटा सा खरगोश अपने बिल में छिपा बैठा था, क्योंकि वो बाहर आने से डरता था। अचानक लूसी बहुत धीरे से बोली,
मैं अब नहीं रोऊंगी। एथन वही ठिठक गया। उसे तुरंत समझ आ गया, ये शब्द उसके लिए नहीं थे। ये तो शायद वही बात थी जो लूसी उस अंधेरी जिंदगी में खुद से बार बार कहती रही होगी। मत रो, रोगी तो मार पड़ेगी, बस थोड़ा और सह लो, सब ठीक हो जाएगा। एथन ने धीरे से किताब बंद कर दी। वो उठकर बाथरूम में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर फर्श पर बैठ गया, अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी सिसकियां बाहर न निकले। वो चुपचाप रोता रहा। काफी देर बाद उसने अपना चेहरा धोया, फिर वापस आया, लूसी के पास बैठ गया और बिना कुछ कहे किताब का अगला पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। जब एथन अपनी बेटी के साथ रिश्ता फिर से बनाने में पूरी तरह लगा हुआ था, उधर बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। सबसे पहले बिजनेस न्यूज में खबर चली, लेन ग्रुप पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का आरोप लगा था। इसके बाद कई बड़े मीडिया संस्थानों ने सालों से फर्जी वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने का भी खुलासा कर दिया। सिर्फ एक रात में लेन ग्रुप के शेयर बुरी तरह गिर गए। एक एक करके उसके बिजनेस पार्टनर अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने लगे। जिस बिजनेस साम्राज्य को खड़ा करने के लिए सोफिया ने सालों मेहनत की थी, वो हर गुजरते घंटे के साथ उसकी आंखों के सामने ढहता जा रहा था। आखिरकार पुलिस ने आधिकारिक कार्रवाई शुरू कर दी। वे सीधे लेन ग्रुप के मुख्यालय पहुंचे और वहीं से सोफिया को गिरफ्तार कर लिया। सोफिया की गिरफ्तारी की खबर घर तक पहुंच गई। जेसन बुरी तरह घबरा गया। वो पूरे घर में पागलों की तरह हर जगह तलाश करने लगा। वो अपना छिपाकर रखा हुआ सारा कैश और गहने निकालना चाहता था ताकि मिया को लेकर भाग सके। लेकिन जब उसने देखा तो घर की हर कीमती चीज पहले ही गायब हो चुकी थी और उसके सारे बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो चुके थे। कांपते हाथों से उसने सोफिया के हर उस दोस्त को फोन मिलाया जिसके बारे में उसे याद था, लेकिन या तो किसी का फोन बंद था या फिर कॉल उठाते ही सामने वाला तुरंत काट देता था। 2 दिन हिरासत में रहने के बाद सोफिया को अस्थायी जमानत मिल गई। जब वो घर लौटी तो उसके चेहरे पर पहले वाली चमक का नामो निशान नहीं था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें धंस चुकी थी और ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ 2 दिनों में ही वो 10 साल बूढ़ी हो गई हो। घर का माहौल पूरी तरह अस्त व्यस्त था। जेसन मिया पर चिल्ला रहा था और मिया डर के मारे फूट फूट कर रो रही थी। जेसन घबराकर बोला, सोफिया, अब हम क्या करेंगे? हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। सोफिया ने उसे जोर से धक्का दिया और गुस्से में बोली, चुप रहो, मुझे क्या पता क्या करना है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बार बार यही लगता है कि कहीं ये सब मेरी बहन और हमारे माँ बाप के साथ जो हमने किया था उसकी सजा तो नहीं है। जेसन, मैं जेल नहीं जा सकती। कम से कम बाहर रहूंगी तो दोबारा सब कुछ शुरू करने का मौका मिलेगा। जेसन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए वो एक्सीडेंट करवाने का प्लान शुरू से तुम्हारा था। अब जब सब कुछ बर्बाद हो रहा है तो सारा दोष मुझ पर डालना चाहते हो? सुन लो, अगर हम डूबे तो साथ में डूबेंगे। दोनों ड्राइंग रूम में एक दूसरे पर चीखने लगे। गुस्से से दोनों के चेहरे विकृत हो चुके थे। अगले कुछ दिनों तक सोफिया कंपनी की लगातार बढ़ती मुश्किलों में पूरी तरह उलझी रही। वो बुरी तरह परेशान और हड़बड़ाई हुई थी। उधर जेसन अपना सारा ध्यान मिया पर लगाए हुए था। दोनों के पास एथन के लिए समय ही नहीं बचा। लेकिन एथन ने जेसन को थोड़ा हल्के में ले लिया था। उस दिन जब सोफिया घर से निकल गई तो जेसन हमेशा की तरह मिया के साथ नहीं गया। वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। उसके फोन की स्क्रीन पर फ्रीज हुए बैंक अकाउंट की जानकारी खुली हुई थी। गुस्से में उसके नाखून सोफे के हत्थे में गहरे निशान बना रहे थे। तभी मिया भागती हुई नीचे आई। उसने जेसन की बाजू पकड़कर कहा, पापा, वो अंधा आदमी फिर घर पर नहीं है। वो आजकल चुपके चुपके बाहर जाता रहता है। जेसन की खोई हुई नजर अचानक तेज हो गई। उसने नीचे झुककर मिया की तरफ देखा। उसकी आवाज एक 6 साल की बच्ची से बात करने के लिए कुछ ज्यादा ही गंभीर थी। तुम्हें कैसे पता कि वो बाहर जाता है? मिया बोली, मैंने गाड़ी की आवाज सुनी थी। वो हमेशा दोपहर में जाता है और बहुत देर रात वापस आता है। जेसन ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। दरवाजे के पीछे खड़ा एथन उनकी पूरी बातचीत साफ साफ सुन रहा था। उसका दिल जोर से धड़क उठा। मिया इतने दिनों से चुपचाप उस पर नजर रख रही थी और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 6 साल की बच्ची इतनी बारीकी से सब कुछ देख सकती है। उस दोपहर एथन हमेशा की तरह लूसी से मिलने निकला। गली के आखिर में सेक्रेटरी चेन की कार उसका इंतजार कर रही थी। कार में बैठने के बाद
आदत के मुताबिक उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। गली के मुहाने पर एक गहरे स्लेटी रंग की वैन खड़ी थी। उसके शीशे इतने काले थे कि अंदर कोई बैठा है या नहीं ये तक दिखाई नहीं दे रहा था। एथन की भौहें सिकुड़ गई। उसने तुरंत सेक्रेटरी चेन को मैसेज भेजा, उस वैन का नंबर पता करो। कुछ ही देर में जवाब आ गया, सर पता चल गया, ये गाड़ी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की है और पिछले 3 दिनों में ये 2 बार इसी गली के आसपास दिखाई दे चुकी है। ये पढ़ते ही एथन का खून जैसे जम गया। जेसन अब उसका पीछा करवा रहा था। एथन ने उसी पल फैसला कर लिया। वो सीधे लूसी के विला नहीं गया। उसने सेक्रेटरी चेन से कहा कि रास्ते में 3 अलग अलग चक्कर लगाए जाएं, ताकि पीछा कर रही वैन पूरी तरह छूट जाए। इसके बाद उसने तुरंत विला के सिक्योरिटी हेड को फोन किया, अभी इसी वक्त से सुरक्षा का स्तर सबसे ऊंचा कर दो। अंदर आने और बाहर जाने वाले हर व्यक्ति की दोबारा जांच होगी। सारे दरवाजों और खिड़कियों के सेंसर तुरंत चालू कर दो और लूसी के कमरे के बाहर 24 घंटे एक गार्ड तैनात रहना चाहिए। सामने से जवाब आया, जी सर। इसके बाद एथन ने फिर से सेक्रेटरी चेन को फोन किया, क्या हम जेसन की कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं? सेक्रेटरी चेन बोला, टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है, आज रात तक रिकॉर्ड मिल जाना चाहिए। फोन रखने के बाद एथन सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। उसकी कनपटियां दर्द से धड़क रही थी। अगर जेसन को पहले ही लूसी के विला का पता चल चुका है तो लूसी किसी भी पल खतरे में पड़ सकती है। अब उसके पास इंतजार करने का समय नहीं था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी रात ठीक 1 बजे फोन की तेज वाइब्रेशन से एथन की नींद खुल गई। फोन की स्क्रीन पर विला की नैनी का कॉल आ रहा था। जैसे ही एथन ने कॉल उठाया, उसे नैनी की आवाज नहीं बल्कि सिक्योरिटी अलार्म की कान फाड़ देने वाली तेज आवाज सुनाई दी। नैनी कांपती हुई आवाज में बोली, सर कोई लोग दीवार फांद कर अंदर आ गए हैं। सिक्योरिटी ने उन्हें रोक रखा है, लेकिन वे लूसी के कमरे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही एथन बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। उसके कानों में खून की तेज आवाज गूंजने लगी। उस पल उसके लिए दुनिया की कोई और चीज मायने नहीं रखती थी। उसने झट से अपना कोट उठाया और दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया। पूरा गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। जल्दबाजी में उसका पैर दरवाजे के पास रखे जूते के रैक से टकरा गया। रैक जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा। पूरे घर में धमाके जैसी आवाज गूंज उठी। पीछे से सोफिया की उनीदी आवाज आई, क्या हुआ? लेकिन एथन ने उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। वो सीधा सीढ़ियां उतरकर बाहर भागा और सड़क पर एक टैक्सी रोक ली। उसने ड्राइवर को विला का पता बताया, लेकिन उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। 20 मिनट का रास्ता उसे 20 साल जितना लंबा लग रहा था। जब एथन विला पहुंचा तो बाहर सिक्योरिटी की 2 गाड़ियां खड़ी थी। ड्राइंग रूम की सारी लाइटें जल रही थी। सिक्योरिटी हेड दौड़ता हुआ उसके पास आया, सर अब सब कंट्रोल में है। कुल 3 लोग थे। एक बाहर दीवार के पास बैकअप के लिए खड़ा था। बाकी 2 लोग दीवार फांदकर दूसरी मंजिल के गलियारे तक पहुंच गए थे। वे लूसी के कमरे से 5 मीटर से भी कम दूरी पर थे। तभी हमने उन्हें पकड़ लिया। 5 मीटर, ये सुनते ही एथन के पैरों से जैसे जान निकल गई। वो लगभग गिर ही पड़ा था, लेकिन सेक्रेटरी चेन ने तुरंत उसे संभाल लिया। एथन ने दांत भींचे, खुद को किसी तरह संभाला और पूछा, वे लोग कहाँ हैं? सिक्योरिटी हेड उसे गैरेज में बने एक अस्थाई कमरे में ले गया। वहां 3 आदमी कुर्सियों से बंधे बैठे थे। उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे। सबने काले कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरे से काले मास्क पहले ही उतार दिए गए थे। तीनों में सबसे उम्रदराज आदमी का चेहरा सख्त और खुरदुरा था। एथन को देखकर भी उसके चेहरे पर जरा सा डर नहीं था। उल्टा वो मुस्कुराकर बोला, लगता है आपने गलत लोगों को पकड़ लिया है। हम लोग बस नशे में थे, गलती से गलत दीवार फांद बैठे। सेक्रेटरी चेन ने बिना कुछ कहे अपना फोन उसके सामने पटक दिया। फोन की स्क्रीन पर उसी आदमी और जेसन की कॉल हिस्ट्री खुली हुई थी। सबसे ऊपर वाली कॉल सिर्फ 2 घंटे पहले की थी, जिसकी अवधि थी 4 मिनट 17 सेकंड। ये देखते ही उस आदमी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। एथन ने ठंडी आवाज में पूछा, जेसन ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? वो आदमी चुप रहा। सेक्रेटरी चेन ने सिक्योरिटी हेड की तरफ इशारा किया। सिक्योरिटी हेड बस एक कदम आगे बढ़ा। इतना काफी था। वो आदमी तुरंत टूट गया। 5 लाख। उसने हमें 5 लाख दिए थे। उसने कहा था ऊपर वाली बच्ची को उठाकर ले आना है, उसे बंदरगाह तक पहुंचा देना, वहां कोई उसका इंतजार करेगा।
फिर उसे सी हेवन सिटी से बाहर ले जाया जाएगा। ये सुनते ही एथन के पूरे शरीर का खून सिर पर चढ़ गया। जेसन लूसी को उठवाकर हमेशा के लिए शहर से गायब करना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने 6 साल पहले 3 महीने की उस मासूम बच्ची को अनाथालय के गेट पर छोड़ दिया था। लेकिन इस बार वो सिर्फ उसे छोड़ना नहीं चाहता था, वो हमेशा के लिए एथन की जिंदगी से उसे मिटा देना चाहता था। वो लूसी को बंधक बनाकर एथन को अपने सामने झुकाने की योजना बना चुका था। सेक्रेटरी चेन बोला, सर, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वे 15 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। एथन बिना एक पल गवाए ऊपर की ओर दौड़ पड़ा। हर कदम के साथ उसकी रफ्तार और तेज होती जा रही थी। उसने लूसी के कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का नजारा देखते ही उसका दिल जैसे किसी ने कसकर जकड़ लिया। लूसी फिर उसी तरह बिस्तर के कोने में सिकुड़ी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे एथन ने उसे पहली बार अनाथालय में देखा था। उसका पूरा शरीर एक छोटे से गोले की तरह मुड़ा हुआ था। कंबल उसने पूरी तरह अपने सिर तक खींच लिया था। सिर्फ उसकी उंगलियां बाहर दिखाई दे रही थी, जो डर के मारे सफेद पड़ चुकी थी। वो बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। नैनी बेबस खड़ी थी। वो बोली, अलार्म बजते ही ये जाग गई थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये किसी भी तरह शांत नहीं हो रही। जैसे ही मैं इसे छूती हूं, ये डरकर और पीछे सिमट जाती है। एथन धीरे से बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने उसे छुआ तक नहीं, बस जितनी नरम आवाज वो निकाल सकता था उतनी धीमी आवाज में बोला, लूसी, पापा है, बुरे लोगों को पकड़ लिया गया है, अब वे अंदर नहीं आ सकते। कंबल के नीचे से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो हर पल और तेज होती जा रही थी, मानो वो घबराहट में सांस ही लेना भूल जाएगी। एथन ने एक शब्द भी और बोलने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि जरा सी आवाज भी लूसी को और डरा देगी, इसलिए वो चुपचाप उसके बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठा रहा, बिल्कुल बिना हिले। वो बस उसकी टूटी फूटी सांसों को सुनता रहा, जो धीरे धीरे घुटी हुई सिसकियों में बदल गई और फिर आखिरकार एक दबी हुई खामोशी में खो गई। काफी समय बीत गया, शायद आधा घंटा या शायद पूरा 1 घंटा। धीरे धीरे लूसी की उंगलियों की पकड़ कंबल से ढीली पड़ गई। कंबल थोड़ा सा नीचे खिसका और उसका आधा पीला सा चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल और सूजी हुई थी, लेकिन अब उनमें आंसू नहीं बचे थे, बस एक खाली सी नजर जो लगातार एथन को देख रही थी। एथन जानता था उस नजर को वो अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाएगा। वो किसी बेटी की अपने पिता को देखने वाली नजर नहीं थी, वो उस शिकार की नजर थी जो ये परख रहा हो कि शिकारी अभी भी आसपास है या नहीं। थेरेपिस्ट की कही हुई बात फिर से उसके कानों में गूंज उठी। बोलने का मतलब था सबकी नजर में आना, और सबकी नजर में आने का मतलब था मार खाना। इसलिए उसने खुद को सबकी नजरों से गायब रखना सीख लिया। ये सोचते ही एथन के आंसू आखिरकार बह निकले, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि उसके मुंह से कोई आवाज न निकले। वो टूट नहीं सकता था। लूसी को रोता हुआ आदमी नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ सुरक्षित महसूस करना था। धीरे धीरे एथन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली खुली हुई थी। उसने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, उसे छुआ तक नहीं, बस अपना हाथ बिस्तर के किनारे पर रख दिया ताकि फैसला लूसी खुद करे कि वो उसका हाथ पकड़ना चाहती है या नहीं। मिनट बीतते गए। नीचे से पुलिस के आने की आवाजें सुनाई देने लगी। लोगों की बातें, कदमों की आहट, गाड़ियों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाजें। इन आवाजों से लूसी का शरीर फिर एक पल के लिए सिहर उठा, लेकिन अगले ही पल उसने कुछ ऐसा किया जिससे एथन का दिल एक साथ टूट भी गया और जुड़ भी गया। धीरे धीरे लूसी ने अपना छोटा सा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां हल्के से एथन की हथेली को छूकर तुरंत पीछे हट गई। कुछ पल बाद उसने फिर से उसकी हथेली को छुआ और इस बार अपना छोटा सा हाथ धीरे से एथन के हाथ के ऊपर रख दिया। एथन ने बहुत सावधानी से अपनी उंगलियां उसके हाथ के चारों ओर बंद कर ली। इतनी हल्की पकड़ मानो वह किसी तितली को थामे हो जो जरा सा दबाव पड़ते ही उड़ जाएगी। सुबह होने तक लूसी आखिरकार सो गई, लेकिन पूरी रात उसने एक बार भी एथन का हाथ नहीं छोड़ा। एथन भी पूरी रात उसी तरह बैठा रहा, इतनी देर तक कि उसका पूरा हाथ सुन पड़ गया। सेक्रेटरी चेन बाहर गलियारे में उसका इंतजार कर रहा था। एथन धीरे से उठा, दरवाजा बहुत संभाल कर बंद किया और बाहर आ गया।
सेक्रेटरी चेन धीमी आवाज में बोला, सर, तीनों लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तीनों ने कबूल कर लिया है कि उन्हें जेसन ने भेजा था, और हमारी टेक्निकल टीम ने उसके फोन के रिकॉर्ड भी निकाल लिए हैं। उसे 3 दिन पहले ही इस विला का पता मिल गया था। एथन ने गलियारे की दीवार का सहारा लिया और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। फिर पूछा, उसे पता कैसे चला? सेक्रेटरी चेन बोला, जिस प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को उसने रखा था, उन्होंने 2 दिन तक आपकी गाड़ी का पीछा किया। पहले ही दिन उन्होंने विला तक का पूरा रास्ता रिकॉर्ड कर लिया था। ये हमारी चूक थी। एथन ने उसे दोष नहीं दिया। असल में उसने खुद ही ये अंदाजा नहीं लगाया था कि पूरी तरह घिर जाने के बाद जेसन कितनी दूर तक जा सकता है। जब किसी इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो कुछ भी कर सकता है। एथन ने शांत आवाज में कहा, अब ये विला सुरक्षित नहीं है। आज ही लूसी को हेल परिवार की किसी निजी हवेली में शिफ्ट कर दो। सिक्योरिटी टीम की संख्या दोगुनी कर दो और वकीलों से कहो जेसन द्वारा लूसी के अपहरण की कोशिश से जुड़े सारे सबूत इकट्ठा करके लेन ग्रुप वाले केस में जोड़ दें। सेक्रेटरी चेन ने सिर हिलाया। एथन ने एक बार फिर पीछे मुड़कर बंद दरवाजे की तरफ देखा। लूसी के दिल में जो थोड़ा सा भरोसा और सुरक्षा का एहसास बनना शुरू हुआ था, जेसन ने सिर्फ एक रात में उसे फिर से तोड़ दिया। थेरेपिस्ट ने कहा था, भरोसा बनने में महीनों, कभी कभी सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे तोड़ने के लिए सिर्फ एक रात काफी होती है। एथन ने गहरी सांस ली। उसकी मुट्ठी कस गई, फिर धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उसकी हथेली पर उसके अपने नाखूनों के गहरे निशान पड़ चुके थे। वो मन ही मन बोला, जेसन, तुमने एक 6 साल की मासूम बच्ची तक को नहीं छोड़ा। अब मुझे भी तुम्हारे बच निकलने का आखिरी रास्ता बंद करने में जरा भी दया नहीं आएगी। इतना कहकर एथन दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया और पहली बार उसने खुद को कुछ पल के लिए कांपने दिया। फिर एथन ने अपना फोन उठाया और थेरेपिस्ट को मैसेज भेजा। लूसी बहुत बुरी तरह डर गई है। उसकी हालत पहले से काफी बिगड़ गई है। कृपया जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। कुछ ही पल बाद जवाब आ गया, मैं रास्ते में हूँ मिस्टर हेल। ऐसे सदमे से गुजरे बच्चों में इस तरह की हालत फिर से बिगड़ जाना आम बात है। खुद को दोष मत दीजिए। उसने आपका हाथ पकड़ा था, इसका मतलब है कि उसके भरोसे की नींव अभी भी बाकी है। बस उसे थोड़ा और समय चाहिए। थोड़ा और समय। लूसी पहले ही 6 साल इंतजार कर चुकी थी। उसे अब एक दिन भी और इंतजार नहीं करना चाहिए। उसे बचा न पाने वाला एथन खुद था। उसने धीरे से फोन नीचे रख दिया, खिड़की के बाहर उगते सूरज को देखते हुए। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब जाल समेटने का समय आ गया है। अब उन्हें कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उसने अपने पिता का नंबर मिलाया। कॉल लगभग तुरंत जुड़ गई। दूसरी तरफ से उसके पिता की शांत और दृढ़ आवाज आई, एथन, क्या सब तैयार है? एथन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उसमें जरा भी डगमगाहट नहीं थी। पापा, लीगल टीम से कहिए सारे दस्तावेज तैयार रखें। लेन ग्रुप की सारी संपत्ति फ्रीज करने का आदेश, टैक्स चोरी के पूरे सबूत, इंश्योरेंस फ्रॉड का केस और मुझ पर जानलेवा हमले की पूरी फाइल, सब कुछ एक साथ तैयार कीजिए। और आज ही मेरे लिए एक सिक्योरिटी टीम भी तैनात कर दीजिए। दूसरी तरफ कुछ पल तक खामोशी रही। फिर उसके पिता ने पूछा, क्या तुम यकीन से ये सब खुद करना चाहते हो? मैं चाहूं तो लीगल टीम सब संभाल सकती है। तुम्हें सामने आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एथन ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मैं उनकी आंखों में देखकर ये सब खत्म करना चाहता हूं। कुछ हिसाब आमने सामने ही चुकाए जाते हैं। फोन के दूसरी तरफ से एक गहरी सांस सुनाई दी। उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो अच्छी तरह जानते थे पिछले 7 सालों में उनके बेटे ने क्या क्या सहा है, और ये भी जानते थे अगर एथन अपने हाथों से इस सब का अंत नहीं करेगा तो ये दर्द उसे पूरी जिंदगी सताता रहेगा। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, मैं सेक्रेटरी चेन को लीगल टीम के साथ तालमेल बिठाने के लिए कह देता हूं। आज दोपहर 2 बजे तक वे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे और 1 घंटे के अंदर सिक्योरिटी टीम भी तैनात कर दी जाएगी। कुछ पल रुककर उन्होंने आगे कहा, जहां तक लूसी की बात है, मैंने पुराने हेल परिवार की हवेली का पूर्वी हिस्सा पहले ही तैयार करवा दिया है। मेडिकल टीम भी वहां तैयार रहेगी। उसे वही ले आओ, वहां वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। कॉल खत्म हो गई। एथन मुड़ा और धीरे से लूसी के कमरे का दरवाजा खोल दिया। वो अभी भी सो रही थी। हालांकि अब उसका शरीर पहले जितना सिकुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन उसकी भौहें अब भी कसकर चढ़ी हुई थी, मानो सपनों में भी वो अपने डर से आजाद नहीं हो पा रही हो।
नैनी पूरी रात उसकी देखभाल करते करते वही कुर्सी पर बैठी थी। उसने एक पल भी आंख नहीं झपकी थी। एथन को अंदर आते देखकर उसने बस चुपचाप सिर हिला दिया। एथन धीरे धीरे उसके बिस्तर के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। वो अपनी बेटी के पीले से छोटे चेहरे को चुपचाप देखता रहा। उसकी पलकों के लंबे बाल छोटे छोटे पंखों जैसे लग रहे थे जो हल्के हल्के कांप रहे थे। एथन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लूसी के बालों को छूने ही वाली थी, लेकिन आखिरी पल पर उसने अपना हाथ रोक लिया। उसे डर था कहीं वो जाग न जाए, इसलिए वो बस वही बैठा रहा। तभी पर्दों की हल्की सी दरार से सूरज की एक पतली सुनहरी किरण कमरे के अंदर आई और आकर लूसी के हाथ की पीठ पर ठहर गई। वो किरण बहुत पतली थी, लेकिन इतनी उजली मानो कोई सुनहरा धागा उसे धीरे धीरे अंधेरे से बाहर खींच रहा हो। धीरे धीरे लूसी की आंखें खुली। पहले उसने कुछ पल छत को खाली नजरों से देखा, फिर उसकी नजर धीरे धीरे घूमते हुए आकर एथन के चेहरे पर टिक गई। इस बार वो डरी नहीं पीछे हटी। वो बस चुपचाप उसे देखती रही, मानो ये यकीन करना चाहती हो कि उसके सामने बैठा इंसान सचमुच वही है। एथन ने मुस्कुराकर बहुत नरमी से कहा, गुड मॉर्निंग लूसी, आज का दिन बहुत खूबसूरत है। आखिरकार धूप निकल आई है। लूसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना छोटा सा हाथ कंबल के बाहर निकाला। उसकी उंगलियां बिस्तर के किनारे रखे एथन के हाथ को हल्के से छू गई। एक बार, फिर दूसरी बार, और फिर धीरे से आकर उसके हाथ के ऊपर ठहर गई। एथन की आंखें फिर से भर आई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो रो नहीं सकता था, कम से कम उसके सामने तो बिल्कुल नहीं। नैनी नाश्ता लेकर कमरे में आई। गर्म दूध और अच्छी तरह पकी हुई मुलायम दलिया। लूसी उठकर बैठ गई। उसने कटोरा हाथ में लिया और धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट भरकर खाने लगी। पिछले कुछ दिनों की तुलना में आज वो काफी धीरे खा रही थी। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन सचमुच का बदलाव। कम से कम अब वो पहले की तरह जल्दी जल्दी नहीं खा रही थी, मानो अगले ही पल कोई उससे खाना छीन लेगा। एथन उसके सामने बैठा था। उसने भी अपना दलिया उठाया और आराम से धीरे धीरे खाने लगा। वो बार बार लूसी को घूर नहीं रहा था, बस चुपचाप उसका साथ दे रहा था, ताकि वो धीरे धीरे इस बात की आदी हो जाए कि उसके पास भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे उसे कोई खतरा नहीं है। नाश्ता खत्म होने के बाद थेरेपिस्ट ठीक समय पर आ गई। एथन ने लूसी को उसके हवाले किया और गलियारे के आखिर में जाकर सेक्रेटरी चेन को फोन मिलाया। उधर क्या स्थिति है? सेक्रेटरी चेन ने जवाब दिया, सर, आज सुबह सुबह बैंक का डिमांड नोटिस कंपनी तक पहुंच चुका है। जेसन पूरे समय मियां के साथ घर पर ही रहा है। वो एक बार भी बाहर नहीं निकला। और जिस प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानकारी आपने मंगवाई थी, हमने उनके सारे लेन देन के रिकॉर्ड निकाल लिए हैं। जेसन ने उन्हें कुल 1,20,000 रुपए दिए थे, जो 3 अलग अलग ट्रांसफर में भेजे गए थे। आखिरी पेमेंट परसों की गई थी। सारे सबूत सुरक्षित कर लिए गए हैं और वकीलों को भी सौंप दिए गए हैं। सब कुछ तैयार है। थोड़ा रुककर वो फिर बोला, एक और खबर है। डॉक्टर फोस्टर के बारे में नई जानकारी मिली है। उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के एक छोटे से देश में स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर उन्हें देश वापस ले आया जाएगा। ये सुनकर एथन की उंगलियां हल्की सी कस गई। डॉक्टर फोस्टर वही डॉक्टर था जिसने सालों पहले सोफिया के कहने पर गोद लेने वाले कागज तैयार किए थे, और वही अस्पताल के अंदर सोफिया का आदमी भी था। इस पूरे मामले की असली सच्चाई सिर्फ वही जानता था। लूसी को कैसे बदला गया, मिया को उसकी जगह कैसे लाया गया, और वो दवा किसने लिखी थी जो सालों तक एथन की याददाश्त और दिमाग को धुंधला करती रही। एथन ने ठंडी आवाज में कहा, ध्यान रखना, वो जिंदा वापस आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अदालत में वह अपने मुंह से पूरी सच्चाई कबूल करे। सेक्रेटरी चेन ने जवाब दिया, जी सर। फोन रखने के बाद एथन वापस लूसी के कमरे में गया। थेरेपिस्ट उसके साथ बैठी थी और उसे ड्राइंग बनाना सिखा रही थी। लूसी हाथ में रंगीन क्रेयॉन पकड़े कागज पर टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बना रही थी। एथन पास आकर देखने लगा। उसने देखा लूसी ने एक गोल घेरा बनाया था जिसके अंदर एक छोटा सा बिंदु था। एथन ने मुस्कुराकर पूछा, लूसी, ये क्या बनाया है? लूसी ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर दोबारा नजर झुकाकर कागज पर टिक गई। कुछ सेकंड बाद वो अपनी बेहद धीमी आवाज में बोली, घर। बस एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द ने
एथन के सीने पर किसी भारी चीज की तरह चोट की। उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सुंदर बनाया है। एक दिन पापा तुम्हें इससे भी बड़ा एक असली घर दिखाएंगे। लूसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना क्रेयॉन एथन की तरफ बढ़ाया और कागज की खाली जगह की ओर इशारा कर दिया। एथन ने मुस्कुराकर क्रेयॉन लिया और उसके बनाए हुए गोले के ठीक बगल में एक थोड़ा बड़ा गोला बना दिया। अब कागज पर 2 गोले साथ साथ बने थे, मानो आसमान के 2 तारे जो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हों। लूसी काफी देर तक उन दोनों गोलों को देखती रही। फिर उसने धीरे से सिर उठाकर एथन की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे एथन शब्दों में बयां नहीं कर पाया। वो डर नहीं था, वो सतर्कता भी नहीं थी, मानो कोई छोटा सा घोंघा अपने खोल से पहली बार धीरे धीरे अपनी नन्ही सी मूंछें बाहर निकाल रहा हो, ये देखने के लिए कि बाहर की दुनिया सच में सुरक्षित है या नहीं। एथन ने बस उसे हल्की सी मुस्कान दी। उसने कुछ और नहीं कहा। वो धीरे से वो ड्राइंग मोड़कर अपने सीने वाली जेब में रख ली। मन ही मन उसने सोचा, पापा इसे हमेशा संभाल कर रखेंगे। उसने ये नहीं कहा कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब लौटा दूंगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लूसी अभी ये बात समझ भी पाएगी या नहीं। वो सिर्फ इतना चाहता था कि लूसी ये महसूस करे, जिस तरह वो उसकी हर चीज का ख्याल रखेगा, उसी तरह वो हमेशा उसका भी ख्याल रखेगा। दोपहर